बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। उसी में से हमने इफ़ स्टेटमेंट को जो है पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। इफ़ स्टेटमेंट की डिफरेंट टाइप्स को हमने स्टडी किया। बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट क्या है, जिसमें आप जब एक इंस्ट्रक्शन को जो एग्जीक्यूट करने लगते हैं तो वो कंडीशन पे बेस करती है। उस इंस्ट्रक्शन की जब कंडीशन ट्रू होती है तो आप उसको रन करते हैं, यानी कि उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। और अगर उसकी कंडीशन ही फॉल्स होती है तो वो स्टेटमेंट आपकी स्किप हो जाती है, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाते। इसी तरह आपने इफ़ स्टेटमेंट की जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट इफ़ स्टेटमेंट की फर्दर आपके पास आ जाती है, वो होती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जिसमें आपके पास दो वेज आ जाते हैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के। कि अगर आपके पास स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट ब्लॉक आपका स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपकी स्टेटमेंट के कंडीशन फॉल्स होती है तो आपकी सेकंड ब्लॉक जो है स्टेटमेंट्स का वो एग्जीक्यूट होता है। तो बेसिकली इसमें आपको ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है दो तरह की, कि अगर आपके पास कंडीशन ट्रू होती है फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड एग्जीक्यूट होगा। दोनों ब्लॉक्स एक टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ना ही दोनों ब्लॉक्स एक टाइम पे स्किप हो सकते हैं। दोनों में से एक अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो दूसरे ने स्किप होना है, अगर एक स्किप हो रहा है तो दूसरे ने एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, तो वॉइस वर्सा चल रहा होता है। फिर हमने लास्ट वीडियो में बात की इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर की, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट की, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जो से होते हैं वो आ जाते हैं। हमारे पास इफ़ एल्स स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट के अंदर जस्ट टू वेज थे, लेकिन जब इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट की बात की तो हमारे पास उसके अंदर मैनी ऑप्शंस आ जाते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। और ज़्यादा ऑप्शंस की वजह से क्या करते हैं कि हमारे भी जो सी कंडीशन ट्रू होती है, हम मैनी ऑप्शन में से बेस्ड ऑन कंडीशन किसी भी एक ब्लॉक को देखते हैं, जहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू होगी उस ब्लॉक को आप देखते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। और उसके बाद हमने जो आज का टॉपिक देखना है वो हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है हमने इसको देखना है और इसकी वर्किंग को देखना है। सो स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड इफ एन इफ स्टेटमेंट विद इन एन इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट को हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यानी कि स्टेटमेंट के अंदर आपकी स्टेटमेंट, अगर आपके पास इफ स्टेटमेंट है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट जो है उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक हो गया। अगर आपके पास एक इफ स्टेटमेंट है और उस इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है तो आप उसको क्या कहेंगे, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इन नेस्टेड स्ट्रक्चर द कंट्रोल enters into the inner if only when the outer condition is true। नेस्टेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका कंट्रोल इनर इफ के अंदर तभी आ सकता है जब आपकी आउटर कंडीशन ट्रू होती है। इट मीन्स जो आपका मेन आउटर इफ स्टेटमेंट स्ट्रक्चर है, अगर तो वो ट्रू कंडीशन या अगर उसकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका कंट्रोल आउटर इफ के अंदर वाले इफ के अंदर जाएगा, यानी कि नेस्टेड इफ में आएगा। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने प्रोग्राम को, तो आपका जो कंपाइलर होता है कंट्रोल, वो कंडीशन चेक करेगा। अगर तो आपकी आउटर इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद वो इनर इफ़ के अंदर जाएगा, कंट्रोल इनर इफ़ में एंटर होगा। ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एंड द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड ऑटोमेटिकली। इसमें भी वही होता है कि आपकी जस्ट एक जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसने एग्जीक्यूट होना होता है, बाकी ब्लॉक्स ने ऑटोमेटिकली स्किप हो जाना होता है, जिस तरह तमाम बाकी के स्टेटमेंट्स में होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो कंडीशन ट्रू होगी जस्ट वही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएंगे। The user can use as many if statements inside another if statement as required. जो यूज़र है वो अपनी मर्ज़ी से एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जितने मर्ज़ी इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकता है जितनी उसको ज़रूरत है। ठीक है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कितने इफ़ स्टेटमेंट्स या नेस्टेड इफ़ यूज़ करने हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंड्स अपॉन द यूज़र कि वो एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर अपनी मर्ज़ी से या रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने मर्ज़ी इफ़ स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ नेस्टिंग इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। लेकिन होता ये है कि जैसे जैसे हम नेस्टेड स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करते जाते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इफ़ नेस्टेड इफ़ लिखा, फिर उसके अंदर इफ़ लिखा, फिर उसके अंदर इफ़ लिखा, तो उस केस में क्या होता है हमारी जो स्टेटमेंट है उसकी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, हमारे स्टेटमेंट की जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है आपकी इफ स्टेटमेंट के अंदर जब आप एक और इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। और इसमें क्या होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में जो आपका कंट्रोल होता है वो इनर इफ के अंदर तभी एंटर होता है जब आपका आउटर इफ या आउटर स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन को ट्रू रिजल्ट जनरेट करके दे। यानी कि उसकी कंडीशन अगर ट्रू रिजल्ट जनरेट करके दे रही है तो ही जो आपका कंट्रोल है वो इनर इफ के अंदर आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने कहा कि आपकी मेन एक इफ होता है उसके अंदर आपके पास नेस्टेड इफ आते हैं, तो अगर आपका कंट्रोल मेन इफ के अंदर है, मेन इफ से स्टार्ट हो रहा है और उसकी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, तो ही आपका कंट्रोल नेस्टेड इफ के अंदर एंटर हो सकेगा। और इसमें भी बिल्कुल वही काम होता है जो कि बाकी इफ स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है कि अगर आपके पास कंडीशंस हैं तो जिस ब्लॉक की कंडीशन आपकी ट्रू होगी जस्ट वही ब्लॉक आपका या वही सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट होंगी। जो बाकी की स्टेटमेंट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएंगी। जो यूज़र है वो अपनी मर्ज़ी से एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकता है, इफ स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट कि उसको कितने की रिक्वायरमेंट्स अपने प्रोग्राम में।
इसकी कोई लिमिट बाउंड नहीं है कि आपने अपनी कितने जो हैं इफ स्ट्रक्चर्स एक इफ में यूज़ करने हैं, और जितने आप इफ स्ट्रक्चर्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, नेस्टेड इफ को यूज़ करेंगे, उतना ही आपका जो प्रोग्राम है वो कम्प्लेक्स होता जाएगा। उसके बाद आपके पास सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ, और वो किस तरह होता है कि आपके पास एक इफ स्ट्रक्चर है मेन, ठीक है, और मेन इफ स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लिखते हैं इफ कंडीशन, और अगर तो इफ है तो उसकी एल्स भी आएगा। अगर एक इफ आपने यूज़ किया तो उसका एल्स भी लाजमी आएगा। तो बेसिकली जो आप इफ़ यूज़ कर रहे हैं उसका एल्स भी यूज़ किया। अब इस इफ़ के अंदर आप एक और इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं। इफ़ के अंदर आपने एक और इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की, उसका एल्स यूज़ किया। आप चाहें तो इसके अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास मेन जो है इफ़ स्टेटमेंट है, जिसको हम कहते हैं आउटर इफ़। अब इसके अंदर आपने एक और इफ़ के स्ट्रक्चर को यूज़ किया, इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ किया, तो ये हो गया आपके पास इनर इफ़, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास सिंटैक्स है, जो आपके पास अगर तो कंडीशन आउटर इफ़ की ट्रू होगी तो आपका कंट्रोल इनर इफ़ के अंदर आएगा, अदरवाइज वो स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आपके पास सिंटैक्स है कि आपके पास यूज़र अपनी मर्ज़ी से एज़ पर रिक्वायरमेंट जितने मर्ज़ी नेस्टेड इफ़ को यूज़ कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा वो यूज़ करेगा उतनी आपकी प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। उसके बाद है वर्किंग ऑफ नेस्टेड इफ़। इसकी वर्किंग कैसे होती है? इन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट द कंडीशन ऑफ आउटर इफ इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो आपकी कंडीशन होती है आउटर इफ की, यानी कि जो सबसे बाहर वाला इफ स्ट्रक्चर है, जो सबसे पहला इफ स्ट्रक्चर है, सबसे पहले उसकी जो कंडीशन होती है, आउटर इफ की कंडीशन को सबसे पहले इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर जो आपके पास आउटर इफ होता है, सबसे पहले उसकी जो उसकी कंडीशन है उसको इवेल्युएट किया जाता है। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर वो ट्रू होती है, देन द कंट्रोल एंटर्स इन द इनर ऑफ द इनर इफ ब्लॉक। अगर आपकी आउटर कंडीशन ट्रू होती है, आउटर इफ की कंडीशन ट्रू होती है, तो आपका जो कंट्रोल है वो इनर इफ ब्लॉक के अंदर एंटर होगा, ठीक है। इफ़ it is true then the control enters in the inner if block. If the condition is false, लेकिन अगर आपकी कंडीशन false होती है, the inner if is skipped and control directly moves to the else part of the outer if. तो क्या होता है कि आपकी अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका जो कंट्रोल है वो इनर इफ के अंदर एंटर ही नहीं होगा, वो उन स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है, और कंट्रोल आपका डायरेक्टली आउटर इफ की तरफ, आउटर इफ के एल्स पार्ट की तरफ चला जाएगा। इफ़ आउटर इफ इज़ ट्रू, अगर आपका आउटर इफ ट्रू होता है, द कंट्रोल एंटर्स इन द इनर इफ स्टेटमेंट, तो कंट्रोल आपका इनर इफ स्टेटमेंट के अंदर एंटर हो जाएगा। द इनर इफ इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू सिंपल इफ स्टेटमेंट, तो जो इनर इफ जो होगा वो अकॉर्डिंग टू सिंपल इफ स्टेटमेंट्स के इवेल्युएट होगा, उसकी उसको फॉलो करते हुए जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली इसमें क्या है
इसमें सबसे पहले आपने देखना है आउटर लूप की कंडीशन, आउटर इफ की कंडीशन। अगर आप डायग्राम देखें अगेन सिंटेक्स की फॉर्म में, तो अगर आपके पास आउटर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो आपका कंट्रोल इनर में जाएगा। अगर आप ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इन तमाम स्टेटमेंट्स को जो इनर नेस्टेड फॉर्म में, नेस्ट इफ के अंदर आपके पास स्टेटमेंट सबको स्किप करेगा, तो डायरेक्ट अपने एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है। और जब कंट्रोल, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, कंट्रोल आपका इनर की तरफ चला जाता है, इनर इफ को सॉल्व करेगा, तो इनर इफ की स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट होगी जैसे आप सिंपल इफ को यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। उसके बाद है हमारे पास इसका एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या नेस्टेड इफ के अंदर है, कंट्रोल आपके पास कंडीशन चेक करने आएगा। सबसे पहले आपके पास ट्रू कंडीशन चेक होगी। अगर आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू है, स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेगा, वो नेस्टेड के अंदर एंटर हो जाएगा, इनर लूप के अंदर एंटर हो जाएगा। इनर में अगेन कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, और करवाने के बाद वो निकलेगा, कंट्रोल से बाहर आ जाएगा। अगर तो कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट जस्ट एल्स की शो करवाएगा और बाहर आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो इस हिस्से, सारे के सारे हिस्से को इग्नोर कर देगा, तो वो आपका ये क्या हो जाएगा, स्किप। और कंट्रोल डायरेक्ट आपकी एल्स की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और जो है प्रोग्राम को नेक्स्ट में शो करवा देगा। तो बेसिकली ये है आपके पास नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर, नेस्टेड इफ की वर्किंग, जिसमें आपके पास आउटर इफ का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपने सबसे पहले आउटर इफ की कंडीशन चेक करनी होती है। अगर तो वो ट्रू होती हैं तो आपकी नेस्टेड इफ वर्किंग परफॉर्म करेगा। अगर तो वो ट्रू नहीं होती तो कंट्रोल सारी स्टेटमेंट्स को स्किप करेगा नेस्टेड इफ की, और जस्ट आउटर लूप, आउटर इफ की एल्स को प्रिंट करवा देगा या एग्जीक्यूट कराएगा। तो उसको मज़ीद समझने के लिए हम ना एक प्रोग्राम देखते हैं, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की मज़ीद अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या है, आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आप 3 नंबर्स की इनपुट लेते हैं और आपने उनको डिस्प्ले करवाना है कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है यूजिंग नेस्टेड इफ़। ठीक है। नेस्टेड इफ़ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए आपने शो करवाना कि कौन सा नंबर स्मॉलर है। ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, आपने 3 नंबर लेने हैं यूज़र से, और उन 3 नंबर को क्या करना है, नेस्टेड इफ़ के थ्रू कंपेयर करना है और उसमें शो करवाना है कि कौन सा नंबर जो है स्मॉलर है। ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम थोड़ा सा ट्रिकी भी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। सबसे पहले आपको पता है जब भी आपने प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो आपने क्या करना है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। सबसे पहले आपके पास हेडर फाइल यूज़ होगी #include stdio.h। जैसे कि आपको पता है ये आपकी बेसिक लाइब्रेरी है जो कि स्टैंड फॉर होती है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। और ये किस लिए यूज़ होती है, आपने इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को यूज़ करना होता है। ठीक है। इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को आपने यूज़ करना होता है। तो उन फंक्शंस को जब आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आप ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर। और इसमें क्या होता है, उन फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो इस लाइब्रेरी में, इस हेडर फाइल में जो है पहले से डिफाइंड होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड लाइब्रेरी आती है आपके पास, दैट इज़ #include conio.h, जो कि स्टैंड फॉर होता है आपके पास कंसोल इनपुट आउटपुट। अब इसका काम क्या होता है, इसने आपके बेसिकली कंसोल इनपुट आउटपुट जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना होता है। जैसे लास्ट पे जब आप गेट करेक्टर यूज़ करते हैं ना, गेट ch, तो उसकी जो वैल्यू है वो यूज़र से आती है। यूज़र जब प्रोग्राम को लास्ट पे एंटर करता है ना, तो आपका जो प्रोग्राम है वो
फिनिश होता है। ठीक है, सेक्शन में जो एंटर है वो कोई या फिर किसी और की को प्रेस कर देना यूज़र, तो प्रोग्राम आपका एंड हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये यूज़र की इनपुट होती है जो एक सिंगल फंक्शन में आपके पास जाती है लेकिन शो नहीं होती, और उस इनपुट की वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो मुकम्मल एग्जीक्यूट हो जाता है। तो बेसिकली उसकी जो डेफिनेशन हुई होती है वो कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर या लाइब्रेरी फाइल के अंदर पहले से डिफाइंड होती है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं करती हूँ वॉइड मेन का फंक्शन यूज़ करती हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी मेन जो वर्किंग है उसमें। जैसे कि आपको पता है हम नेस्टेड इफ़ के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हमने प्रोग्राम के थ्रू उसको अच्छे से समझना है। उसके लिए मैंने क्या कहा था कि मैं एक यूज़र से 3 नंबर्स को एज इनपुट ले रही हूँ। तो बेसिकली 3 नंबर्स ले रही हूँ, तो मैं लेती हूँ इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करती हूँ। मैंने इन टाइप के डाटा टाइप रखी और 3 वेरिएबल्स जो हैं डिक्लेयर किए, ए बी सी। उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद मैं करवाती हूँ अपनी स्क्रीन को क्लियर। नेक्स्ट में मैं करती हूँ अब प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को शो, यूज़र को बताने के लिए कि जो यूज़र है वो 3 नंबर्स को एंटर करे। तो ये मैसेज मैं यूज़र के लिए डिस्प्ले करवाने के लिए जो है प्रिंट एफ के थ्रू कंट्रोल स्ट्रिंग में पास कर रही हूँ। तो यूज़र को मैं कहती हूँ कि एंटर 3 नंबर्स। यूज़र अब 3 नंबर्स को एंटर करेगा। बेसिकली अभी तक मैंने क्या किया है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है। उसके बाद मैंने कहा कि मैंने यूज़र से 3 वेरिएबल्स को लेना है। उन 3 वेरिएबल्स को जो है मैंने डिक्लेयर कर दिया और यूज़र से कहा कि एंटर 3 नंबर्स। अब नंबर्स एंटर करने के लिए मेरे पास इनपुट फंक्शन है, उसको मुझे यूज़ करना पड़ेगा, और वो इनपुट फंक्शन है मेरे पास कौन सा, स्कैन एफ का। स्कैन एफ के थ्रू मैंने 3 वेरिएबल्स जो इंटीजर टाइप है उनको यूज़ किया। अब उनकी वैल्यूज़ मैंने यूज़र से लेनी है, तो मैं क्या करूँगी, इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज़ करूँगी वो होंगे %d, 3 है इसलिए %d। उसके बाद 3 है आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, इसका मतलब 3 अलग अलग मेमोरी लोकेशंस को भी एलोकेट करना पड़ेगा। और किस किस के लिए, सबसे पहले ए के लिए, एड्रेस ऑपरेटर बी के लिए, फिर एड्रेस ऑपरेटर सी वेरिएबल के लिए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है जो मैंने डिक्लेयर किए, और अब 3 वेरिएबल्स की वैल्यू जो है मैंने यूज़र से ली है। ठीक है, अब मैं बेसिकली बात आती हूँ मेन स्ट्रक्चर की तरफ, जो है आपके पास नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करती हूँ। इफ़ स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए मैंने कहा कि जो ए है वो बी से बड़ा है, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या शो हो, वो नेस्टेड के अंदर चला जाए। अगर इफ़ जो है ए बी से छोटा है और जो ए है वो सी से भी छोटा है, तो क्या प्रिंट करवाए, प्रिंट एफ में शो हो कि मेरे पास जो नंबर है %d इज़ स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे मेरे पास ए। ठीक है,
मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लिखी कि जो मेरे पास ए है वो बी से छोटा है। फिर मैं नेस्टेड इफ में गई, वहाँ कंडीशन लगी जो ए है वो सी से भी छोटा है, तो इसका मतलब वो बी से भी छोटा है, सी से भी छोटा है, इसका मतलब वो जो नंबर है वो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। उसको मैंने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में शो कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल वो सी से छोटा नहीं आता, ठीक है, तो मेरे लिए एल्स प्रिंट करवा दे स्टेटमेंट में, एल्स प्रिंट करवाए प्रिंट एफ मेरे पास जो सबसे छोटा नंबर है परसेंट डी इज़ स्मॉलेस्ट, इसका मतलब वो मेरा सी नंबर होगा। ठीक हो गया। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने एक इफ स्टेटमेंट को यूज़ किया जिसमें मैंने किया कंपैरिजन कि अगर मेरे पास ए में जो भी नंबर है वो बी से छोटा है, फिर नेस्टेड में आया, ये कंडीशन ट्रू होती है तो नेस्टेड में आएगा। अब कंडीशन यहाँ पे देखिए है कि जो ए की वैल्यू वो सी से छोटी है तो ए डिस्प्ले कराएगा वो स्मॉलेस्ट है, अगर नहीं छोटी तो वो डिस्प्ले कराएगा कि सी स्मॉलेस्ट है। क्लियर हो गया। उसके बाद अब मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने किया कि इसी इफ़ का जो है एल्स उसको यूज़ करूँगी मैं। इसी इफ़ के एल्स के अंदर मैंने कंडीशन लगानी है और, ठीक है। अब इस इफ़ के एल्स इस इफ़ के एल्स को यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो नेक्स्ट में कर रही हूँ यहाँ पर एल्स में, ठीक है। ये उस इफ़ का एल्स है जो आउटर इफ़ जो हमने सबसे स्टार्ट में लिखा है ना, ठीक है, जहाँ जो हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी ना, ये स्क्रीन को आप इस तरह शो कर रहे, यहाँ पे आपने कंडीशन लिखी थी ना ये इफ़, अब इस इफ़ के नेस्टेड में आपने ये कोड लिख लिया। अब ये कंडीशन फॉर एग्जांपल अगर फॉल्स हो जाती है तो आपके पास एल्स स्टेटमेंट चलेगी, और वो एल्स की डेफिनेशन जो है वो मैं नेक्स्ट में कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर। अब इस एल्स में क्या है, इस एल्स में मैं करवाती हूँ इफ़, अगेन एक इफ़ जो कि इसका नेस्टेड होगा, इसकी फंक्शनलिटी में होगा। ए के लिए हमने कर लिया, अब हम मैंने कंपैरिजन करना बी के लिए। इफ़ के अंदर चेक करेगा कि जो बी है वो सी से छोटा है, अगर तो छोटा है तो प्रिंट एफ के थ्रू आपकी स्टेटमेंट शो करवा दे कि जो आपके पास नंबर है इज़ स्मॉलेस्ट, और जो आपके पास नंबर है वो है बी। लेट्स सपोज आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, बी सी से छोटा नहीं होता, तो क्या करवाए शो, एल्स में आपके पास शो करवा दे प्रिंट एफ परसेंट डी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होता है, आप परसेंट डी इज स्मॉलेस्ट, और वो आपके पास हो जाएगा सी। और यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट्स ख़त्म होती हैं और लास्ट पे आप लिख देते हैं गेट करेक्टर, आपके पास फंक्शन ख़त्म। और जो आउटपुट है, आउटपुट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बेसिकली अभी हमने क्या किया है, हमने अभी किया है कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स, हमने यूज़र से 3 वेरिएबल्स जो हैं वो लिए हैं, ठीक है। अब यूज़र से 3 वेरिएबल्स ले रहे हैं तो यूज़र जो है 3 वेरिएबल्स को एंटर करेगा। अब वो 3 वेरिएबल्स एंटर किए तो यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट की स्टेटमेंट जो आपकी शो होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू दिस एंटर 3 नंबर्स, ठीक है, एंटर 3 नंबर्स। फॉर एग्जांपल यूज़र ने 3 नंबर्स एंटर किए हैं, द नंबर्स आर 20, 35 एंड 13। ये 3 नंबर था जो यूज़र ने एंटर किए हैं, ठीक है। कौन कौन से नंबर्स एंटर किए हैं यूज़र ने, मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ 20, 35
एंड 13, ये 3 अलग अलग नंबर हैं। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, जो पहला नंबर होगा वो आपका 20 के लिए ए के लिए होगा, दूसरा आपका बी के लिए होगा, तीसरा आपका सी के लिए होगा। यहाँ कंडीशन चेक की ए में, अब ए की कंडीशन चेक की, जिसका मतलब जो 20 है वो लेस देन बी यानी कि 35 के है। कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है। 35 आपका बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 20। अब आपका इस नेस्टेड के अंदर आप कंट्रोल चला गया, नेस्टेड में कंट्रोल गया तो आपकी यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अगेन ए की वैल्यू आपके पास 20 है, लेस देन सी की वैल्यू आपके पास है 13। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका ये इफ़ नहीं चलेगा, इसका एल्स चेक करेगा, इसके एल्स को रन करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से आपको ये नेस्टेड हिस्सा चलेगा, ये आपके पास नेस्टेड पोर्शन है, ठीक है। ये मुकम्मल आपका क्या है, नेस्टेड पोर्शन। अब क्या हुआ आपके पास, ये कंडीशन फॉल्स होगी, इसका मतलब आपका ये एल्स चलेगा। ये कंडीशन ट्रू हुई, ए स्मॉलेस्ट है बी से, तो ये ट्रू होने की वजह से ये अंदर आ गया कंट्रोल। पहली कंडीशन चेक हुई, जो आपके पास 20 है वो लेस देन 13 यानी कि ए आपके पास सी से छोटा नहीं है, सी आपका ए से छोटा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये इफ़ के बजाय ये एल्स स्ट्रक्चर चलेगा। जैसे कि आपको पता है रूल के मुताबिक एल्स के इफ़ एल्स के अंदर क्या होता है, एक स्टेटमेंट अगर स्किप होती है तो दूसरी ने एग्जीक्यूट करनी होती है, तो आपका जो रिज़ल्ट जनरेट होगा वो होगा %d। तो सी में आपके पास क्या वैल्यू है 13, इसका मतलब %d 13 इज़ स्मॉलेस्ट। सो दिस इज़ योर रिजल्ट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।